हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला होगा या किसी के पास आ गए होंगे, किसी के 8 दिन बाद, किसी के 10 दिन बाद। तो हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सिलेबस का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो रहेगा कि हम एक ही लेक्चर में एक टॉपिक पूरा कवर करने पे फोकस करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जैसे सारे टॉपिक टच हो जाएं, कि कोई आपका उस टाइप का अगर क्वेश्चन बने तो आप एग्ज़ाम में स्किप ना करें। मतलब कम समय में अच्छे से रिवीजन के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो ये रिवीजन सीरीज आप ज़रूर देखिएगा कि सारे वीडियो अगर आपको 1 घंटा ही देना पड़ रहा है तो आप स्पीड में करके आप थोड़े ही समय में ख़त्म कर सकते हैं, मतलब पूरा रिवाइज होगा। सबसे पहले पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर से स्टार्ट करना है। हमें पता है रियल नंबर में फर्स्ट एक्सरसाइज रिड्यूस है। जो रियल नंबर में यूक्लिड वाला पार्ट था, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, वो रिड्यूस है। तो हमें 1.2 पढ़ना है। मेन है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का, उसके बारे में पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है? सबसे पहले अगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, ऐसा कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है, उसको हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल ले लिया हमने 10। कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, सबसे छोटा एग्जांपल ले लिया हमने 10 को अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5। 2 × 5। 2 भी क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं और उसके अलावा कोई भी उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड। 2 खुद से भी डिविजिबल होता है और 1 से, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलता। 5 का भी ऐसे ही। तो सारे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, उसको हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला क्वेश्चन है 140। 140 को लिखेंगे। फिर सेकंड है, सेकंड के बाद हम स्किप करके हम ले लेते हैं 3825, ये थर्ड वाले को। 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको एक सीख जाएंगे तो सारे कर लेंगे। 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो 140 को क्या करते हैं? ऐसे एलसीएम, जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब छोटा नंबर क्या? 1 से सारे नंबर बड़े, तो 1 से नंबर बड़ा क्या होगा? 2। 2 से ये डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का डिजिट 2 से कट रहा है तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से 2 7 जा 40, 0 आया। 2 से फिर डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 7 जा 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। लास्ट में 1 आ गया। अब इसका मतलब हमने 140 को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 140 को क्या कर सकते हैं? 2 × 2। 2 कितनी बार आया? 2 बार। इंटू 5 × 7। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि हम किसी भी नंबर्स को उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सारे प्राइम नंबर है। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 5 भी प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है। कोई भी नंबर हो जो 1 से बड़ा हो, सबको प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2। जितनी बार 2 आया उतनी पावर लग जाती है। 5 सिंगल है तो 5 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हुआ 140 का। इसी तरह 3825 करते हैं। पहले इसको देख लीजिए, फिर 3825 करते हैं। आइए देखते हैं 3825। 3825 है तो उसको भी ऐसे एलसीएम मेथड से ही उसका फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5। वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसका मतलब इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब देखेंगे सारे डिजिट का सम क्या है? 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18। अगर सबके डिजिट का सम 3 से कट रहा है, 15 आ रहा है, और वो किससे कट रहा है?
18 अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 21 के बाद 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 3 से फिर डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से फिर कट गया। अब क्या कर सकते हैं, अब लास्ट में अब देखें 4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं डिविजिबल होता है, इसका मतलब लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब ये कट गया, फिर से 5 से जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा सॉरी, 5 7 जा 35। अब 17 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ खुद से कटता है। 17 1 जा 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। तो 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार आया तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 भी 2 टाइम्स आया है और 17, ये हुआ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 5 की पावर भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जो जितनी बार आया उतना पावर हो जाता है। अगर 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 इंटू 17। ऐसे किसी भी नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। सबसे स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे छोटी नंबर से, 2 से चेक करेंगे, 3 से, 5 से, 13 से, 11 से, 7 से। जितने प्राइम नंबर हैं सबसे डिविजिबल होगा और कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब आगे चलते हैं। अब कोई भी दो नंबर दिया रहेगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते ये सीखते हैं। कोई भी दो नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एग्जांपल के फॉर्म में 12 और 15, 12 और 15 है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो 12 और 15 को क्या बोलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख के एलसीएम फाइंड करें। प्राइम फैक्टराइजेशन जब बोलेगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवाइड करके नहीं फाइंड करेंगे। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को किया तो 3 5 जा 15, इसमें 3 5 जा 15। अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। और इसको तो ये सिंगल है, 3 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, तो इसको 3 इंटू 5 ही रहने देते हैं। अब क्या फाइंड करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सीख जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों जो नंबर्स आया हो दोनों टर्म में कॉमन हो। मतलब 3 यहाँ पे आया है तो 3 यहाँ पे भी आया है, तो 3 क्या है, कॉमन है। और 3 की मिनिमम पावर देखना है, 3 की मिनिमम पावर लेना है, तो दोनों जगह 3 की पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो केवल सिर्फ कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। 2 यहाँ पे आया है लेकिन 2 इसमें नहीं आया है, 5 यहाँ पे आया है लेकिन 5 इसमें नहीं आया है। हमें एचसीएफ में क्या देखना रहता है, जो ऐसा नंबर जो दोनों में आया और मिनिमम पावर हो उसका मिनिमम पावर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया होता है, यहाँ पे 1 टाइम, तो एचसीएफ क्या होता है, 3 की पावर 1 होता है, सबसे कम वाला लेते हैं। फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए क्या होता है, सारे नंबर्स लेने, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। सबसे स्टार्ट करते हैं छोटे वाले नंबर से, 2, तो 2 की पावर 2, सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, 2 की पावर 2, और मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर क्या है 2। फिर उसके बाद 3, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों जगह पे 1 है, तो 3 की पावर 1। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 5। एलसीएम में कोई भी नंबर हम छोड़ेंगे नहीं और सबकी मैक्सिमम पावर रखेंगे। सबकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर रखा हमने 2, फिर 3 की मैक्सिमम पावर दोनों जगह 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया, और एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। ऐसे ही सारे को कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सारे आप खुद से करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 26 है और 91।
इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 13 होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा 2 × 13। अब इसका बनेगा 7 × 13। इसको डिवाइड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा 7 × 13। अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए हमने बताया ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। 13 यहाँ पे आया है, 13 यहाँ पे भी आया है, तो 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम फाइंड करने के लिए बताया था कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। स्टार्ट क्या करते हैं छोटे नंबर से, 2 से स्टार्ट किया 2, फिर उसके बाद क्या है उससे बड़ा 7, 7 भी नहीं छूटा, 13 दोनों जगह आया तो 13 भी, एक बार 13। मिनिमम मैक्सिमम पावर लेते हैं, दोनों जगह 1 आया है, दोनों जगह पावर 1 है, तो इसका मतलब 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आंसर है 14 × 13। 2 आएगा यहाँ पे, 14 1 जा 14, 14 4 182। एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या आया 182। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि हमें अगर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया, कोई भी दो नंबर है, माना कोई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, कोई भी दो नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ फाइंड करिए और एलसीएम फाइंड करिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। हमारे में क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में कि कोई भी दो नंबर दिया रहेगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा और वेरीफाई करके दिखाना होगा कि इनका मल्टीप्लाई इसके इक्वल है कि नहीं। जैसे क्या है हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमने अभी 26 था और 91, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया था। हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला था, 2 × 13 आया था, और ये 7 × 13 था। एचसीएफ इसका आया था हमारे पास, एचसीएफ कितना आया था हमारे पास 13, और एलसीएम क्या आया था, हमने इसका मल्टीप्लाई किया था 2 × 7 × 13, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आया था 182। 182 इसका एलसीएम आया था। तो ये कहता है इस तरह वेरीफाई करके बताइए ये सही है कि नहीं। वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91। अगर एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। मतलब 26 और 91 को मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91, तो एचसीएफ 13 × 182 के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2366। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई पता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं 2366। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने एचसीएफ या एलसीएम कुछ ना कुछ गलत फाइंड किया है। इससे हमें ये खुद का आंसर चेक कर सकते हैं कि हमने एचसीएफ और एलसीएम सही फाइंड किया है कि नहीं। ये तो हमारे पास ये फॉर्मूले से वेरीफाई करना। अभी हमने दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किए। अगर तीन नंबर आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 8 है 9 है 25 है, इनके एचसीएफ फाइंड करने हैं और एलसीएम फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 × 2, मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, और 9 का 3 × 3, 5 का मल्टीप्लाई 5 × 5। अब इसमें भी वही नियम लगेगा, अगर दो नंबर से या तीन नंबर से, हमारे पास तरीका वही होना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2। जो जितनी टाइम्स आता है उतने पावर बन जाता है। 2 की पावर क्या है 3, 3 2 टाइम्स आया है तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2। एचसीएफ फाइंड करना है तो ऐसा नंबर जो तीनों में आया हो। ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों में आया हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आया हो। तो सिर्फ अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 होगा, सबके मल्टीप्लाई में क्या रहा होगा 1 रहा होगा। इसका मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में आया हो, अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 रहा होगा। 1 के मल्टीप्लाई में सबको लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। इसके बाद एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के लिए क्या बोला, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो छूटे ना,
कोई भी ऐसा नंबर जो छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 3। 3 की पावर क्या है 2, 3 की पावर 2, और कहीं पे 3 नहीं आया ना तो भी हम लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। फिर 5 की पावर क्या है 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई सिंपल करने के लिए 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40 होता है। 8 का 5 में कर देते हैं तो 8 5 जा 40, 40 का फिर 5 में कर देते हैं, फिर 3 3 जा 9 अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 का 200 और ये 9, मतलब 1800 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम में कोई नंबर नहीं छूटना चाहिए, और एचसीएफ में क्या होना चाहिए, तीनों में वही नंबर रिपीट करना चाहिए, तीनों में वही नंबर कॉमन होना चाहिए एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या होना चाहिए, कोई नंबर नहीं छूटना चाहिए। अगर 2 नंबर है या 3 नंबर, हम एचसीएफ और एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया है, पढ़िए ध्यान से। गिवन एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर्स का। एचसीएफ क्या है 306 और 657, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है हमारे पास 9। हमें फाइंड क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। 657, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, जब 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया गया है तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उनका एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल। 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, और ये क्या है एचसीएफ की वैल्यू क्या है 9, और एलसीएम फाइंड करना है, तो इससे आसानी से फाइंड हो सकता है। अब 9 को इसके नीचे लेके आएंगे, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये क्या हो जाएगा, जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करने के बाद वो एलसीएम होगा। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, क्या बचा 3, तो 9 4 जा 34, और 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा नंबर है, अगर एलसीएम ऐसे फैक्टर करके निकालने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अगर इस एक्सरसाइज से मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5। अगर हमने एक बार समझा है तो इससे आसान कुछ नहीं है, अगर इसको स्किप करके जा रहे हैं तो इससे कठिन कोई नहीं है। अब हमारे पास क्या है, हमें शो करना है कि 6 की पावर n, मतलब चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है n कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसके लिए क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी, लास्ट में मतलब 0 आएगी, ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0, 777 मतलब कोई भी ऐसा नंबर आ सकता है क्या कि 6 की पावर n करने पे कि लास्ट में 0 हो। जैसे 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, 6 की पावर 2 लिया तो 6 इंटू 6 क्या आएगा 36 आएगा, हमेशा क्या आएगा 6, और 6 की पावर 3 करेंगे तो भी 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आएगा। हमें लास्ट में कभी 0 नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा सकते, तो मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि 0 नहीं आ रहा है लास्ट में। हमें दिखाना क्या है, हमें बताना है प्राइम फैक्टर इसका क्या है 2 और 5 नहीं है। इसमें जिसमें लास्ट में 0 आता है उसमें क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है तभी 0 आता है। अगर 180 है तो इसमें 18 इंटू 10 रहा होगा, और 10 का मतलब ये क्या होता है, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ जिस नंबर में 2 और 5 रहता है प्राइम फैक्टर में 2 और 5, वही नंबर में लास्ट डिजिट 0 होती है। जिस नंबर में 2 और 5 नहीं है उसमें 0 नहीं आएगा। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2
इंटू 3 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं है। तो 2 और 5 का पेयर आएगा तभी लास्ट में 0 आएगा। तो 6 की पावर n कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। 0 से क्यों नहीं इंड होगा? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n। और यहाँ पे हमें दिख रहा है प्राइम फैक्टर 6 को लिखा तो 2 इंटू 3 दिख रहा है। और हमने क्या बताया, 0 लाने के लिए क्या जरूरी है, 2 के साथ 5 आना चाहिए। अगर 2 के साथ 5 आता तो सारे नंबर्स इसके n के कुछ भी नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर के लिए n की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमेशा क्या आता, इसकी वैल्यू इंड में 0 आती है, लास्ट डिजिट 0 आती है। ये एक्सप्लेनेशन करना है आपको, इसको बस लैंग्वेज में लिखना है। 6 की पावर n कैन नॉट बी इंड विद 0 बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कैन नॉट कंटेन 2 and 5। बस इतना सा एक्सप्लेनेशन है, इसको यही बताना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सो दैट √2, √3, √5 इज इरेशनल नंबर। हमारे सिलेबस में 3 रूट वाले हैं जिसको इरेशनल दिखाना है। क्या है, √2 को इरेशनल दिखाना है हमारे पास, √3 को दिखाना है, √5 को। तीनों में से कोई एक को अगर हम इरेशनल प्रूव कर देते हैं, सिमिलर, बस डिजिट चेंज करना है। 3 की जगह 2 रखना है, 3 की जगह 3 की जगह 5 रखना है। मतलब किसी एक को कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। किसी एक को कर लेंगे तो ये श्योरिटी है कि मतलब एक क्वेश्चन आना ही है। रूट को इरेशनल दिखाने से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हमारे पास क्या करना है, शो करना है √3 इरेशनल नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। हमें क्या करना है, √3 इरेशनल। पहले तो इरेशनल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब अपॉन में लिख सकते हैं और वहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल 0। मतलब अपॉन में लिख सकते हैं और नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं और रेशनल को छोड़ के सारे नंबर जो बच गए वो इरेशनल होते हैं। तो हमें दिखाना क्या है, √3 जो है वो भी इरेशनल होगा। √3 को हमें इरेशनल दिखाना है। तो हमारा तरीका क्या होगा, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं इसका उल्टा मान लेते हैं। हमें इरेशनल दिखाना है, हम मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों मान ले रहे हैं, अगर गलत मानेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। तो हम मान लेंगे कि गलत इसलिए आया है क्योंकि हमने गलत माना है। तो इसका मतलब हमने रेशनल माना था तो इसलिए गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब रेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल होगा। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, इसका कंट्राडिक्ट मान के। कंट्राडिक्ट क्या मानेंगे, लेट इफ पॉसिबल √3 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया क्या, अगर पॉसिबल है तो हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर मान के हम चेक करेंगे कि क्या हम सही माने हैं कि नहीं, सही माना है कि नहीं। अगर सही नहीं माना होगा तो गलत रिजल्ट आएगा। गलत रिजल्ट आएगा तो हम बोल देंगे कि हमने गलत माना था, तो इसका मतलब क्या है, √3 इरेशनल नंबर ही है। हमने क्या माना, √3 को रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या बोलता है कि √3 अगर रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q बोलिए चाहे a/b। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में। और a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हियर यहाँ पे क्या है, a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। a b हैज नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे 2/5 है, 3/8 है। ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड करे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। जैसे 2/5 है, 2/5 है। ऐसा नंबर जो 2 को भी डिवाइड करे, 5 को डिवाइड करे। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे ही हमने माना a और b को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने मान लिया a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर, और इधर क्या है, a/b का
स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया। अब √3 का स्क्वायर, हमने बताया था स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है। √3 था, अब यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 3। और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड क्या बचेगा, a स्क्वायर, इधर बचेगा a स्क्वायर, और इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बचा 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर a स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, 3 इंटू बी स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा है, कोई भी नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर हमने 21 को मल्टीप्लाई में लिखा 3 इंटू 7, कोई भी नंबर है उसको 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा, तो इसका मतलब ये नंबर क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये वाला नंबर भी इसको डिवाइड करेगा। मतलब किसी नंबर को 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा जाता है तो वो दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, 3a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो हमें सिर्फ 3 से मतलब है, क्योंकि हमें आगे चल के क्या दिखाना है, a का कॉमन फैक्टर दिखाना है, कि हमने माना था कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम इसका उल्टा दिखा देंगे कि इसके पास कॉमन फैक्टर है। तो a स्क्वायर को लिखा है हमने, तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई भी नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसका मतलब 3 से ये डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर से उसका वो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे 5 का स्क्वायर है, अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो अगर स्क्वायर हटा भी देंगे तो ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब 5 से 5 स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकते हैं, 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 25, मतलब इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इस नंबर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर हटा देने से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब ये हमें मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। क्या किया हमने, a स्क्वायर 3 से डिविजिबल था और a क्या हो गया, a 3 से डिविजिबल हो गया। अब कोई नंबर डिविजिबल होता है, अगर वो कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसे 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी 2 नंबर जिससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू के लिख सकते हैं। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे अगर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, मतलब 2 इंटू समथिंग, मतलब समथिंग की जगह क्या है, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, मतलब जिससे डिवाइड किए हैं उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो a से डिवाइड हो रहा था, a से 3 से a डिविजिबल था, तो a को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू समथिंग, समथिंग की जगह हमने मान लिया k, कोई k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता k की वैल्यू क्या है, तो हमने मान लिया सिर्फ k है, इन जनरल k है। अब आगे करते हैं, आगे कैसे करेंगे, a की वैल्यू 3k, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से a की वैल्यू 3k को हम पुट करते हैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कोई कैपिटल A मान लिया हमने, कैपिटल A। अब a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है, पुट a इक्वल टू 3k इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट करते हैं। इक्वेशन a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3k पुट करेंगे तो 3k का स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, 3 इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, k का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 3 इंटू बी स्क्वायर। अब हमने बताया था क्या, अगर मल्टीप्लाई में दोनों तो काट सकते हैं, सामने वाले से 3 से 3 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 3 3 जा 9, हमारे पास बचा क्या, 3k स्क्वायर इक्वल में क्या, बी स्क्वायर। फिर से वही बात आ गई, बी स्क्वायर क्या लिखा है, 2 नंबर के मल्टीप्लाई में, कौन कौन से नंबर, 3 और k स्क्वायर के मल्टीप्लाई में। इसका मतलब है दैट मीन्स जो चीज़ वहाँ पे हुआ था, a स्क्वायर 2 नंबर के मल्टीप्लाई में था, तो इसका मतलब 3 इसको डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा,
3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट इज अगर स्क्वायर हटा देंगे तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल है। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हम पढ़िए, इक्वेशन 1 को पढ़िए। यहाँ पे क्या मिला है हमें, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, a को 3 डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हमें दो कंट्राडिक्शन मिले। क्या क्या कंट्राडिक्शन मिला कि हमने शुरू में माना था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें मिला क्या, a को 3 डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b के पास वो मिल गया, एक कॉमन फैक्टर मिल गया। अब ये लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। हमने जो माना था उसी का कंट्राडिक्शन मतलब उल्टा, जो हमने माना था उसी का गलत आ गया। हमने माना क्या था, हमने माना था कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने गलत माना था, हमने रेशनल नंबर माना था तभी तो गलत आया है। तो इसका मतलब दैट इज √3 इज इरेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, √2, √3 और √5। ये था रियल नंबर कंप्लीट। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी के कर लीजिएगा, बार बार लगाइएगा, आपको लर्न हो जाएगा। ये ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में आता है, बोर्ड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और हाफ ईयरली के लिए भी। यहाँ पे रियल नंबर को हमने टच करने की कोशिश की, सारे टाइप्स के क्वेश्चन करने की कोशिश की। आप बहुत कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं तो सारे चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। थैंक यू अभी तक के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा कि सबको सीखने का मौका मिले।